फैक्ट, जैसा कि आपको मैंने बताया था पिछली क्लास में कि हम लोग लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर जो पहला चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। और ये लाइफ प्रोसेसेस जो चैप्टर है इसमें मैंने आपको बताया इसके अंदर 4 प्रोसेसेस के बारे में हमें पढ़ना है। हमें एक तो पढ़ना है न्यूट्रिशन, एक पढ़ना है रेस्पिरेशन, एक है ट्रांसपोर्ट या सर्कुलेशन और आखिरी एक्सक्रीशन। ये 4 प्रोसेसेस के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम कहते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है फूड को बॉडी में इनटेक करना, न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में इनटेक करना, बाहर बॉडी के बाहर से फूड लेना, इसको न्यूट्रिशन कहा जाता है। देखो एक टर्म है बच्चों, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? हमारी ग़िज़ा में, हमारे खाने में, हमारी डाइट में जो अलग कंपोनेंट होते हैं आपकी बॉडी की जो चाहिए। देखो जो आपकी बॉडी को चाहिए ग्रोथ के लिए, आपकी बॉडी को चाहिए एनर्जी के लिए, आपकी बॉडी को चाहिए डेवलपमेंट के लिए, आपकी बॉडी को ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए, एनर्जी के लिए जो भी फैक्टर चाहिए उनको क्या कहते हैं? क्या एक नाम सुना है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे के सारे क्या हैं? न्यूट्रिएंट्स। देखो आप बाजार से जब कोई चीज खरीदते हो खाने की, कोई पैकेट में कोई चीज खरीदते हो तो कभी उस पे देखना, उस पे लिखा होता है न्यूट्रिशनल वैल्यू। न्यूट्रिशनल वैल्यू। आप बटर खरीदते हैं या कोई और चीज खरीदते हैं तो उस पे देखते हैं पीछे लिखा होता है इसमें इतने कार्बोहाइड्रेट्स है, इतना प्रोटीन है, इतनी कैलोरीज हैं इसके अंदर, इतना विटामिन हैं। इसी तरह से आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू बताई जाती है। तो न्यूट्रिएंट्स का मतलब हमारी डाइट में, हमारे खाने में, हमारे फूड में जो कंपोनेंट रिक्वायर्ड होते हैं, जो हमारी बॉडी को चाहिए, उनको कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। एक टर्म था आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था बेटा, एक वर्ड बैलेंस डाइट। मतलब एक ऐसी डाइट जिसमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों और एक पर्सन, एक ऑर्गेनिज्म की नीड के अकॉर्डिंग। मतलब क्या हो मेरी बैलेंस डाइट कुछ और होगी, अगर मैं क्लर्क हूं मेरी बैलेंस डाइट कुछ और है। आप बच्चे फिजिकल वर्क ज्यादा करते हो, आप एक बच्चे एथलीट हैं, स्कूल में स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हो, फिजिकल वर्क ज्यादा करते हो, घर में ऊपर नीचे सीढ़ियों पे चढ़ते हो ऊपर जल्दी जल्दी, तो आपकी बैलेंस डाइट कुछ और है, मेरी बैलेंस डाइट कुछ और है। समझ आ रही है बात? एक मदर है जो बेबी को फीड कराती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, वो उनकी बैलेंस डाइट कुछ और है और एक नॉर्मल गर्ल की बैलेंस डाइट कुछ और है। एक 10 साल के बच्चे की बैलेंस डाइट कुछ और है, एक 15 साल के बच्चे की कुछ और है, और एक 40 साल के पर्सन की बैलेंस डाइट कुछ और है। ये बैलेंस डाइट हमारी डिपेंड करता है हमारे काम पर, हमारी एज पर, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बहरहाल तो सिंपल मतलब मैंने आपको बताया, न्यूट्रिशन का मतलब होता है फूड को बॉडी में कंज्यूम करना, फूड को बॉडी के बाहर से लेना, इसको न्यूट्रिशन कहा जाता है। और फूड के अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनको कहते हैं क्या? न्यूट्रिएंट्स। समझ आ रही है बात? एक बड़ा कॉमन टर्म है बच्चों, आप सबने सुना होगा, माल न्यूट्रिशन। सो यार माल न्यूट्रिशन मतलब अगर आपकी उम्र का कोई बच्चा या बच्ची, आप डाइट लेते हैं। देखिए आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो दूध नहीं लेते होंगे। दूध की किसी को दूध अच्छा नहीं लगता होगा, किसी को पपाया अच्छा नहीं लगता होगा, किसी को करेला अच्छा नहीं लगता होगा, किसी को लौकी अच्छी नहीं लगती होगी, किसी को आलू अच्छा नहीं लगता होगा। तो आप हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो चूजी होते हैं डाइट में। तो अगर आप कोई चीज डाइट में नहीं खाते हैं, नहीं कंज्यूम करते हैं, तो मुमकिन है उस न्यूट्रिएंट्स की बॉडी में कमी हो जाए और उसकी वजह से हम कहेंगे यू आर अ विक्टिम ऑफ माल न्यूट्रिशन। देखें, जब एक मदर एक बेबी को अपनी बॉडी में नरिश करती है, एक माँ जब अपने बच्चे को अपनी जिस्म में रखती हैं पूरे 9 मंथ्स तक, तो उस दौरान उस बच्चे को सारी ग़िज़ा मदर की बॉडी से जानी होती है। अब इस दौरान एक लेडी है, एक मदर है, वो एडिक्वेट डाइट नहीं ले रही है, ना तो सफिशिएंट अमाउंट में प्रोटीन खा रही हैं,
ना सफिशिएंट अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर रही हैं। तो अगर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ऐसी चीजें उनकी बॉडी में एडिक्वेट अमाउंट में नहीं है तो हम कहेंगे दैट मदर विल बिकम विक्टिम ऑफ माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब है न्यूट्रिशन की कमी, फूड की कमी। और जब न्यूट्रिशन की कमी होगी तो आपकी बॉडी में सिम्टम्स आएंगे, आपकी बॉडी में कोई ना कोई बीमारी आपको लग जाएगी, आप बीमार हो जाओगे। समझ आ गई बात बच्चों? ये जो न्यूट्रिशन है, सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूट्रिशन होता है। ये न्यूट्रिशन दो टाइप का हो सकता है। एक कौन सा? एक न्यूट्रिशन कौन सा है बच्चों? ऑटोट्रॉफिक, और सेकेंड इज हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। सबसे पहले बात करते हैं ऑटो। ऑटो मींस होता है सेल्फ, ट्रॉफिक का मतलब होता है फूड। एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना सकता है, अपने आप पर निर्भर करता है, अपने आप पर डिपेंड करता है, दूसरे से उसको न्यूट्रिशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं ऑटोट्रॉफ्स, और इस टाइप के न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ये बताओ बच्चों, कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं? और डिकम्पोजर्स कौन से? एक तो प्लांट्स हैं, ठीक है। प्लांट्स के अलावा भी कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं? हाँ? ये नाम सुना है? जिसको आम ज़बान में किस नाम से जानते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। तो साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी भी अपना खाना खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये बताइए बच्चों, अब्दुल्ला ये बताइए, प्लांट्स में जो हरे कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, वो क्लोरोफिल का काम क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल? प्लांट को क्या करता है? क्लोरोफिल का काम होता है सन से मिलने वाली लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और उसको कन्वर्ट करता है किसमें? केमिकल एनर्जी में। आपने एक नाम सुना होगा 9th स्टैंडर्ड में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। तो प्लांट के जब धूप पड़ती है पौधों के ऊपर, तो वो लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? केमिकल एनर्जी में। ये काम क्लोरोफिल का होता है। जोया बेटा ये बताओ मुझे कि प्लांट्स में ये जो हरे कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, इस क्लोरोफिल का कलर हरा किस चीज की वजह से होता है? what provide the green color to the chlorophyll molecule? यूसुफ? अच्छा चलो मैं आपको हिंट देता हूं। आपके जिस्म के अंदर ब्लड है, ब्लड का कलर कैसा है? किस चीज की वजह से? आरबीसीज। आरबीसीज का कलर रेड किस चीज की वजह से है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का कलर रेड किस चीज की वजह से है? हमेशा एक बात याद रखना, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर उसके अंदर कोई कलर्ड पिगमेंट होता है, कलर्ड पिगमेंट होने के लिए उसमें कोई मेटल होना जरूरी है, लाजमी है। मेटल, वो मेटल आपके अंदर, वो मेटल कौन सा है बच्चों? आयरन। हीमोग्लोबिन, हीम का मतलब आयरन होता है। तो आयरन की कमी हो जाए, कहते ना खून की कमी हो गई, अनीमिया हो गया, तो आपकी बॉडी में आयरन जरूरी है हीमोग्लोबिन बनने के लिए। ऐसे ही पौधों के अंदर जो एलिमेंट जरूरी होता है वो कौन सा है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एलिमेंट प्रोवाइड्स ग्रीन कलर। ये पिगमेंट जो होता है, क्लोरोफिल का जो पिगमेंट होता है, उसका कलर ग्रीन इसकी वजह से होता है, मैग्नीशियम की वजह से। बात समझ आ गई? क्लियर है? ओके। अच्छा जी, आपने बच्चों देखा होगा नदी के किनारे, किसी कॉलोनी के आसपास नदी के किनारे एक ग्रीन ग्रीन लेयर देखिए पानी के ऊपर। पानी के ऊपर जो ग्रीन ग्रीन लेयर होती है वो किसकी होती है? एल्गी या ये वाला साइनोबैक्टीरिया। ये साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी अपना खाना बना सकते हैं।
तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना सकते हैं उनको कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स, और इस न्यूट्रिशन का नाम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अच्छा, वो प्रोसेस कौन सा है जिसके थ्रू प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं? फोटोसिंथेसिस। ओके। हेटेरो का मतलब होता है बच्चों डिफरेंट, ट्रॉफिक मींस फूड, एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म दूसरों पर निर्भर करता है, दूसरों पर डिपेंड करता है अपने फूड के लिए, ऐसा न्यूट्रिशन कहलाता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ऐसे ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं, और न्यूट्रिशन कहलाता है कौन सा? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। समझ आ गया? ये न्यूट्रिशन बेटा फर्दर 3 कैटेगरी में, इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है कौन सा? कौन सा बच्चों? पैरासाइटिक। एक होता है कौन सा? सैप्रोफाइटिक। और तीसरा होता है कौन सा? होलोजोइक। पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक और होलोजोइक। 9th में भी तुमने पैरासाइट के बारे में पढ़ा था बेटा। पैरासाइट्स क्या होते हैं बेटे? पैरासाइट्स क्या होते हैं? तुम रुक जाइए। क्या होते हैं पैरासाइट बच्चों? पैरासाइट्स उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो किसी होस्ट की बॉडी से अटैच होकर होस्ट की बॉडी से खाना लेते हैं, होस्ट की बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं बट उनको किल नहीं करते, उनको मारते नहीं हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं क्या? पैरासाइट। देखो बच्चों, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था लीच का। लीच आपके लीच अगर आपके जिस्म से टच हो जाए, नदी में तालाब में लीच होती है, जोंक, हिंदी में उर्दू में जोंक कहते हैं उसको। अगर वो जानवर की जिस्म से या हमारी बॉडी पे अटैच हो जाए तो वो हमारी बॉडी पे अटैच होने के बाद ब्लड सक करती है, खून चूसती है। तो वो खून चूसती है तो जाहिर है अगर मेरी बॉडी पे लीच अटैच हो जाए, अटैच होने के बाद मेरी बॉडी से न्यूट्रिशन लेगी, मुझे नुकसान होगा। लेकिन लीच के लगने से, लीच के अटैच होने से कभी नहीं होगा होस्ट की डेथ हो जाए। तो जो पैरासाइट्स होते हैं वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो होस्ट की बॉडी से खाना लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं बट उनको किल नहीं करते। ऐसे ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं पैरासाइट, और इस न्यूट्रिशन का नाम पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है। देखें इधर देखिए। अच्छा ये बताओ, लीच हमारे लिए यूजफुल है, हार्मफुल? लीच इज इट यूजफुल और हार्मफुल फॉर अस? बताओ, लीच यूजफुल है या हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, हमारे लिए, इंसानों के लिए? हार्मफुल तो है कि बॉडी से ब्लड सक करती है, आपकी बॉडी से ब्लड जा रहा है तो नॉर्मल आपकी बॉडी पर अगर अटैच हो जाए तो ये नुकसान करती है। लेकिन एक नाम सुना है लीच थेरेपी? सुना होगा हिजामा, लीच थेरेपी। लीच थेरेपी का मतलब होता है, कभी कभार आप देखेंगे कुछ लोगों के जिस्म के अंदर गंदा खून बॉडी में इकट्ठा हो जाता है। जब बॉडी में गंदा खून इकट्ठा हो जाता है उस साइट पर डॉक्टर्स क्या करते हैं, लीच को वहां से अटैच कर देते हैं। जब लीच वहां से अटैच हो जाती है तो वो सारा गंदा ब्लड को चूस देती है, सक कर लेती है। तो इसको क्या कहते हैं बच्चों? कौन सा न्यूट्रिशन? पैरासाइट। जब कोई ऑर्गेनिज्म होस्ट की बॉडी से अटैच हो जाए और होस्ट की बॉडी से न्यूट्रिशन ले, होस्ट को नुकसान तो पहुंचाए लेकिन उसको किल ना करे, तो उसको क्या बोलते हैं? पैरासाइट। और इस न्यूट्रिशन का नाम पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अच्छा सुने, ये पैरासाइट्स भी 2 टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से बच्चों? एंडोपैरासाइट एंड एक्टोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट का मतलब वो पैरासाइट जो होस्ट की बॉडी के अंदर जाकर न्यूट्रिशन लेते हैं, उनको एंडोपैरासाइट। देखो ये क्या है जो आपके सामने, इसका नाम है एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडस, जिसको आम जबान में आप राउंड वर्म कहते हैं। ये राउंड वर्म है, ये अगर आपकी बॉडी में पहुंच गया तो आपकी इंटेस्टाइन से, आपकी बॉडी में रहकर आपकी बॉडी से न्यूट्रिशन हासिल करेगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो ये एस्कैरिस जो है वो एंडोपैरासाइट है। लेकिन लीच जो मैंने आपको एग्जांपल दिया,
ये हमारी बॉडी के, एनिमल की बॉडी के बाहर अटैच होकर बॉडी के बाहर से न्यूट्रिशन हासिल करती है, तो इसको क्या बोलेंगे? एक्टोपैरासाइट। बच्चों इधर देखो, एक प्लांट का नाम सुना है? अमरबेल। इंग्लिश में इसका नाम होता है कस्कुटा। कस्कुटा वैसे इसका नाम है हिंदी में अमरबेल। होस्ट प्लांट के अराउंड लिपट कर एक बेल चलती है और होस्ट प्लांट से अपना न्यूट्रिशन हासिल करती है। तो यहां इसका मतलब लाइक एनिमल्स, एनिमल्स की तरह प्लांट्स भी पैरासाइट हो सकते हैं। प्लांट्स भी पैरासिटिक प्लांट हो सकते हैं। जैसे एनिमल पैरासाइट्स होते हैं, ऐसे प्लांट पैरासाइट्स भी होते हैं। इज दैट क्लियर? समझ आ गई समझो को? ओके। तो पैरासाइट्स, अच्छा बच्चों, कभी कभार कुछ बच्चे एग्जाम में लेकर आते हैं पैरासाइट की डेफिनेशन, दोज ऑर्गेनिजम्स which are dependent upon other organism for their food are called parasites. क्या ये डेफिनेशन ठीक है यूसुफ? Those organisms which are dependent upon other organism for the food are called parasites. जी बताएं, सही है या नहीं अब्दुल्ला? कुछ बच्चे पैरासाइट्स की डेफिनेशन लिखते हैं, those organisms which depend upon other organism for the food are called parasites. Is it correct or not? Yes. No, sir. बताओ यूसुफ। तो इस अगर ये डेफिनेशन आप कह रहे हैं सही है, तो इस एतबार से आप सारे बच्चे अपने माँ बाप के लिए पैरासाइट्स के अलावा डिपेंड हो। आप सारे बच्चे अपने वालिदैन पर डिपेंडेंट है ना फूड के लिए भी। तो इस इस डेफिनेशन के हिसाब से तो आप सारे बच्चे पैरासाइट्स होंगे। बट सर हार्म नहीं करते ना किसी को। हाँ? हार्म नहीं करते हम किसी से। तो वो बताना पड़ेगा ना। तो पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो होस्ट की बॉडी से अटैच होकर होस्ट की बॉडी से न्यूट्रिशन हासिल करते हैं, होस्ट की बॉडी को नुकसान भी पहुंचाते हैं, बट उनको किल नहीं करते। अगर ये बात आपने पूरी लिखी है तो आपकी डेफिनेशन बिल्कुल परफेक्ट है। होस्ट का जिक्र करना जरूरी है, होस्ट का जिक्र करना जरूरी है। अगर आप होस्ट का जिक्र नहीं कर रहे हैं तो आपकी डेफिनेशन अधूरी है। आपको बताना जरूरी है पैरासाइट्स होस्ट की बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, बट उनको किल नहीं करते। किसी ने एक टर्म सुना है, किसी आप में से किसी बच्चे ने? सुना है किसी बच्चे ने एक टर्म? ब्रूड पैरासिटिज्म। कोयल का नाम है? कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, बल्कि वो क्या करती है, अपने अंडों को क्रो या दूसरी बर्ड्स के घोंसले में जाके अपने अंडे दे देती है और उनके अंडे गिरा देती है। अपने अंडे दूसरे बर्ड्स के घोंसले में जाके अंडे दे देती है। फिर वो जो बर्ड्स होती हैं वो उन अंडों को, जो कोयल के अंडे होते हैं, उनको अपना अंडा समझकर हैच करती हैं। तो इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है? इस बिहेवियर का नाम क्या है? ब्रूड। यानी एक ऐसा फिनोमिना जिसके अंदर कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे के घोंसले को इस्तेमाल करते हैं अपने अंडों को हैच कराने के लिए, ब्रूड पैरासिटिज्म इसका नाम है। और इस ब्रूड पैरासिटिज्म का एग्जांपल कोयल इसका एग्जांपल। समझ आ गई बात? कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती। अच्छा जी, ऐसा देखें, बर्ड्स, ये बताएं, बर्ड्स के अंदर जो आवाज निकालने वाला ऑर्गन होता है उसका नाम बताइए। बर्ड्स के अंदर जो आवाज निकालने, क्या कहते हैं? बर्ड्स के अंदर आवाज प्रोड्यूस करने वाला, जो आवाज निकालते हैं, जो चिड़िया की चहचहाने की आवाज सुनते हैं, कोयल की आपको आवाज सुनते हैं, तोते की आवाज सुनते हैं, जो आवाज निकलती है बर्ड्स की, वो इस ऑर्गन से निकलती है। आपकी आवाज कहां से निकलती है? उस पार्ट का नाम बताओ सर, जहां से हमारी आवाज निकलती है। यूसुफ, अब्दुल्ला, नाम बताओ ना उसका। लैरिंक्स।
हमारी बॉडी में, हमारे गले में है लैरिंक्स, बर्ड्स में है क्या? साइरिंक्स। आवाज प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गन को साइरिंक्स कहते हैं। बहरहाल, तो पैरासाइट समझ आ गया। पैरासाइट कौन से ऑर्गेनिज्म होते समझ आ गया। प्लांट का अगर पैरासाइट का एग्जांपल दे रहा हो तो क्या लेंगे? अमरबेल यानी कस्कुटा, इसके अलावा सैंटलम, सैंटलम का भी एग्जांपल है, सैंटलम एल्बम का भी एग्जांपल दे सकते हो, औरोबैंके का भी एग्जांपल दे सकते हो। ये प्लांट के पैरासाइट। प्लांट्स में भी पैरासाइट, प्लांट्स में कस्कुटा है, औरोबैंके है, स्टम है, ये सारे प्लांट के और एनिमल के अंदर का पैरासाइट का एग्जांपल देना हो तो क्या लेंगे? लीच और एस्कैरिस यानी राउंड वर्म। एक और होता है टेल वर्म, वो भी दे सकते हैं। एक नाम सुना है वुचेरेरिया बेंट्राफ्टी, 9th में बताया था। एक बीमारी होती है एलिफेंटियासिस, उसका भी एग्जांपल दे सकते हो, वो भी कीड़ा है। अच्छा, क्या कहकशां, क्या मॉस्किटो को मैं पैरासाइट कह सकता हूं? पक्का? क्या मॉस्किटो को मैं पैरासाइट कह सकता हूं बच्चों? क्या मॉस्किटो को मैं पैरासाइट कह सकता हूं? आंसर इज नो। फीमेल मॉस्किटो को कह सकता हूं। मेल भी तो नहीं खाता। हाँ? मेल को नहीं कह सकते, क्यों? हाँ? क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है लेकिन वो नहीं करता नहीं है। क्यों? फीमेल को जरूर होना है। आपको बताया था एक नीडल लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, जो पियर्सिंग स्ट्रक्चर होता है, वो जो नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है सिर्फ फीमेल के पास होता है, मेल के पास नहीं होता। सर इसको क्या बोलते हैं? फीमेल के पास जो स्ट्रक्चर होता है, प्रोबोसस पियर्सिंग पार्ट जो होता है, इधर देखें, तो वो सिर्फ फीमेल के पास होता है, मेल के पास नहीं होता। इसलिए क्योंकि फीमेल को आपके जिस्म से खून में एक प्रोटीन की जरूरत होती है जिसको एग फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। इसलिए फिर न्यूट्रिशन जो मेल मॉस्किटो होता है उसको कहां से मिलता होगा? सर नेक्टर और वाटर से। इट फीड अपॉन ज्यादातर इंसेक्ट्स, हनी बी, सॉरी ये हाउस फ्लाई, कॉकरोचेस, ज्यादातर इंसेक्ट्स फीड अपॉन ईस्ट। इधर देखो, कभी आपने गौर किया बेकरीज जो होती हैं या वो दुकानें जहां पर तंदूरी रोटी मिलती है, नान मिलता है, उन दुकानों पर फ्लाइज बहुत आते हैं। सर वहाँ पर यीस्ट होते हैं तो ईस्ट की वजह, ईस्ट जो होता है वो खाना होता है, फूड होता है इन फ्लाइज का, इन मॉस्किटोज का, तो अक्सर वहां पर आपको ईस्ट की वजह से फ्लाइज बहुत मिलेंगे। तो अच्छा, एंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट में फर्क समझ आ गया? ओके। एक टर्म याद है बच्चों, गंबूजिया। गंबूजिया फिश का नाम याद है बच्चों? मैंने बताया था ना, पानी में मच्छर पैदा ना हो उसके लिए पानी में फिश डाली जाती है, गंबूजिया। और उसका एग्जांपल भी दिया था, कई बार मस्जिद में जो हौज का पानी होता है उसके अंदर भी मछलियां डाली जाती हैं। वो फिश जो मच्छर को पैदा नहीं होने देती, पानी में उसकी ब्रीडिंग नहीं होने देती, उस फिश का नाम बताया था गंबूजिया, जिसको मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इफ यू रिमेंबर, मुझे उम्मीद है कि आप लोग भूल चुके होंगे, डेंगू इज कॉज्ड बाय फ्लेवीवायरस। अगर मैंने पूछा होता है डेंगू इज ट्रांसमिटेड बाय, तो आपका आंसर होता है एडीज मॉस्किटो। इसी तरह से मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम से होता है मलेरिया, लेकिन उसको बॉडी तक पहुंचाता कौन है? फीमेल एनाफिलीज। ऐसे ही यूसुफ, चिकनगुनिया इज कॉज्ड बाय राइनोवायरस, कॉज करता है कॉमन कोल्ड। चिकनगुनिया इज कॉज्ड बाय अल्फा वायरस। चिकनगुनिया मालूम है ना क्या होता है? यस सर। बॉडी में सीवियर जॉइंट्स में पेन होता है, वो पर्सन
इतना जबरदस्त पेन होता है कि वो पर्सन मोबिलाइज इमोबिलाइज हो जाता है बहुत टाइम तक है। अच्छा, सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं बच्चों? सैप्रोफाइट उन छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म के मरने के बाद उसकी बॉडी को सड़ाकर उसकी बॉडी को डिकम्पोज करके उनसे अपना न्यूट्रिशन हासिल करते हैं, बट उनको मरने के बाद उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं बाय मतलब जो एंजाइम्स होते हैं ना वो रिलीज करते हैं और उसके बाद मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके उनसे न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। देखें, कोई भी पौधा हो, कोई भी जानवर हो, कोई इंसान हो, जब उसकी डेथ हो जाए और उस डेड बॉडी को आप काफी टाइम तक पड़ा रहे हैं तो उसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाती है, बॉडी में से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो वो जो स्मेल आती है वो किसकी वजह से आती है? एक बात बताओ, आई होप सब बच्चों को इसका मतलब मालूम होगा। इसका मतलब मालूम? कैडेवर का मतलब होता है डेड बॉडी। कैडेवर का मतलब होता है डेड बॉडी। आप में से जो बच्चे आगे चल के डॉक्टर्स बनेंगे, मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, तो वहां पर डाइसेक्शंस के लिए जो डेड बॉडी आती है जिस पे आप डाइसेक्शन करेंगे उसको डेड बॉडी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? कैडेवर। उसको कैडेवर बोलते हैं, वहां पर कैडेवर। और कैडेवर में से निकलने वाली जो स्मेल है, सड़े हुए गोश्त की जो स्मेल होती है, कैडेवरीन स्मेल कहते हैं। जो गोश्त, सड़े हुए गोश्त की इसमें जो स्मेल आती है ना, उसको कैडेवरीन की स्मेल कहते हैं। तो मेरे बच्चों को जो स्मेल आती है मरे हुए मांस में से, चाहे वो प्लांट से हो चाहे वो एनिमल हो, मरा हुआ ऑर्गेनिज्म से जो स्मेल आती है दैट इज कैडेवरीन। और वो किसकी वजह से आती है बच्चों? सैप्रोफाइट। इधर देखें, कोई वेजिटेबल्स हैं, इधर देखो, घर में लाकर आपने आलू हैं, कोई वेजिटेबल है, उसको लाकर आपने घर में रखा और उसको 15-20 दिन, 1 महीना भूल के रखा, क्या होगा? सड़ जाएंगे। आप उठाएंगे तो उससे स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। तो वो जो स्मेल आ रही है किसकी वजह से? सैप्रोफाइट। अब ये सैप्रोफाइट में ज्यादातर कौन आता है बच्चों? फंगस और बैक्टीरिया और फंगस सैप्रोफाइट की कैटेगरी में आते हैं। ज्यादातर फंगस और बैक्टीरिया बिलोंग टू सैप्रोफाइट्स। ठीक है बच्चों, क्या मैं वल्चर्स को सैप्रोफाइट कह सकता हूं? क्या मैं वल्चर्स को सैप्रोफाइट कह सकता हूं? बताओ बच्चों, बेटे आप बताएं, क्या वल्चर को सैप्रोफाइट कह सकते हैं? अब्दुल्ला बताओ, क्यों नहीं? लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाते हैं वल्चर्स। खाते तो है लेकिन उसको डिकम्पोज करने नहीं खाते, जैसे सैप्रोफाइट्स खाते हैं। पहली बात तो वल्चर जो सैप्रोफाइट्स है उसमें माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को आते हैं जिसमें फंगस, बैक्टीरिया। वल्चर जो है, वल्चर ऐसे एनिमल्स हैं जो डेड बॉडीज खाते हैं, मरे हुए ऑर्गेनिज्म की बॉडीज को खाते हैं। तो वल्चर का भी तो कुछ टर्म होगा वल्चर्स के लिए इस्तेमाल करने वाला, इसका मतलब बताना। हर्बीवोर्स मतलब प्लांट्स पे फीड करने वाले। एक होते हैं कार्निवोर्स मतलब ओमनिवोर्स, फ्रगीवोर्स स्पेसिफिकली फ्रूट्स खाते हैं जिसमें तोता आता है, पैरट, फ्रगीवोर। सैंगीवोर्स जो फीड अपॉन ब्लड, एक नाम सुना है वैम्पायर बैट्स, उसमें सैंगीवोर्स आते हैं। एक होते हैं क्या? डेट्रीवोर्स। डेट्रीवोर्स आर दोज एनिमल्स व्हिच फीड अपॉन डेड बॉडीज, डेड बॉडीज खाने वाले डेट्रीवोर्स। तो वल्चर जो है इज एन एग्जांपल ऑफ अ डेट्रीवोर, ना कि सैप्रोफाइट। समझ आ गया? तो बच्चों आज
हमने आपको इंट्रोडक्शन किया अबाउट द न्यूट्रिशन। इंशाल्लाह अगली क्लासेस में हम आपको होलोजोइक न्यूट्रिशन और फर्दर न्यूट्रिशन प्लांट्स का जिक्र करेंगे।